जी कल एक टेबल बनवाया था मैंने, हो गया था कंप्लीट? नहीं, क्यों? सेमी वेरिएबल नहीं हुआ। ओके। पहले कल क्या लिखवाया था? फिक्स कॉस्ट था, वेरिएबल था? फिर वेरिएबल। जी फिक्स्ड कॉस्ट, अगर वॉल्यूम बढ़े टोटल कॉस्ट पे कोई फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट। और पर यूनिट पे? जी वॉल्यूम के बढ़ने से पर यूनिट कॉस्ट कम होती है, कल हमने देखा था, तो ये डिक्रीज। और यहाँ पे टोटल कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी और ये इंक्रीज। किसी को कोई इशू? किसी का कोई सवाल? सब ओके है? ओके, यहाँ पर आ जाए। वेरिएबल कॉस्ट, वॉल्यूम के इंक्रीज होने से टोटल कॉस्ट इंक्रीज होती है, लेकिन पर यूनिट कांस्टेंट रहती है। जबकि वॉल्यूम के डिक्रीज होने से टोटल कॉस्ट भी, लेकिन पर यूनिट, हाँ जी इधर है ना, इधर बताएं। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, वॉल्यूम के इंक्रीज होने से इंक्रीज डिक्रीज कांस्टेंट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट बनती कैसे, जरा गौर कीजिएगा। सेमी वेरिएबल सम होगी वेरिएबल का और फिक्स्ड का, कैसे है? ओके, पहले टोटल की बात करते हैं। अगर लेवल ऑफ एक्टिविटी इंक्रीज होगा तो मुझे बताइए टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, कांस्टेंट रहेगी? लेवल ऑफ एक्टिविटी के बढ़ने से टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती है, डिक्रीज, इंक्रीज होती है। इसका मतलब है ये हो गई इंक्रीज। और लेवल ऑफ एक्टिविटी के बढ़ने से फिक्स्ड कॉस्ट टोटल बेसिस पे कांस्टेंट। तो अगर एक चीज दो चीजों पे डिपेंडेंट है और एक चीज बढ़ती है और एक चीज कांस्टेंट रहती है, तो रिजल्टेंटली ये भी तो बढ़ेगी। क्या ये बात सबको समझ आएगी? असल में इक्वेशन बनी हुई है ना ऐसे, कि अगर आपकी ये चीज बढ़ रही है, ये चीज कांस्टेंट है, तो फिर ये भी बढ़ेगी। क्या ये बात सबको समझ आ गई? तो इसका मतलब है कि लेवल ऑफ एक्टिविटी के बढ़ने से हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है, टोटल फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहती है। चूंकि ये बढ़ती है तो इस वजह से ये भी बढ़ जाती है। ये बात सबको क्लियर हो गई? ओके, तो यहां पर हम लिखेंगे इंक्रीज और ये फिर डिक्रीज हो जाएगा, इसको ऑपोजिट। अब आइए पर यूनिट पे। पर यूनिट पे क्या होगा? डिक्रीज। ओके, पर यूनिट बेसिस की अगर बात करें तो लेवल ऑफ एक्टिविटी के बढ़ने से क्या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पे कोई फर्क पड़ता है? इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो लेवल ऑफ एक्टिविटी के बढ़ने से जो हमारी पर यूनिट कॉस्ट है वो क्या होगी? और ये इंक्रीज। ले जी, ये टेबल आपके सामने मौजूद है इन तीनों कॉस्ट का। इसको अब नोट कीजिए और फिर इसके बाद हम एक सवाल आप ही करेंगे, मैं तो आपको लिखवा दूंगा, सवाल करेंगे आप ही। ठीक है सर? मुख्तसर सी क्लास है आज। FAR 1 में थे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्यों नहीं है? पता नहीं, कैद तो नहीं हो गए ये कम रमज़ान की वजह से? करें जी नोट, फिर आगे चलते हैं।
शुरू में किया हाँ ऑटो में 2 आए थे हम 22 में 2 सवाल आए हाँ ये बात नंबरिंग सारी चेंज हो गई बस ठीक थैंक यू जी ओके यहाँ तक सवाल लिखिए एक थोड़ा सा लंबा सवाल होगा तो हौसला रखिएगा लिखें जी ABC Limited is a manufacturer of ABC Limited is a manufacturer of high-tech production. ABC Limited is a manufacturer of high-tech production and their monthly production and sale is 10,000 units. And their monthly production and sale is 10,000 units. Following data is relevant to high-tech product. Following data is relevant to high-tech product for recent month ended 31st March 2023. Following data is relevant to high-tech product for recent month ended 31st March 2023. अब आपने बातें पॉइंट्स में लिखनी है फर्स्ट पॉइंट सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज ₹15,000 15,000 सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज ₹15,000 सेकेंड पॉइंट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इज ₹50,000 50,000 डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इज रुपीज इसको 5,000 कर दें 10 काट दें मेक इट 5,000 5,000 कर दें ओके नेक्स्ट पॉइंट लिखिए डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर आर इज ₹3,000 3,000 डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर आर इज ₹3,000 इसी पॉइंट में लिखिए आगे ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्स 1.5 hours of labor. Each unit of product requires 1.5 hours of labor. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए टोटल इनडायरेक्ट ओवरहेड कॉस्ट of manufacturing supplies total indirect overhead cost of manufacturing supplies is ₹500,000 5 लाख
नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सैलरी ऑफ सिक्योरिटी गार्ड इज, सैलरी ऑफ सिक्योरिटी गार्ड इज ₹1 million. सैलरी ऑफ सिक्योरिटी गार्ड इज ₹1 million. इसी के साथ इसी पॉइंट में लिखिए 35% ऑफ सिक्योरिटी, 35% ऑफ सिक्योरिटी इज एम्प्लॉयड इन फैक्ट्री, 35% ऑफ सिक्योरिटी इज एम्प्लॉयड इन फैक्ट्री. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, electricity charges are rupees 500,000. Electricity charges are rupees 500,000. 60% are in factory. Electricity charges are rupees 500,000. 60% are in factory. Next point लिखिए, total depreciation is rupees 500,000. Total depreciation is rupees 500,000. 75% of depreciation, 75% of depreciation belongs to factory machines. 75% of depreciation belongs to factory machines. अभी पीआरसी वालों थक तो नहीं गए लिख लिख के? कंप्यूटर की आदत पड़ी हुई है. चलें आगे चलें, 2 पॉइंट हैं भी और. सेकंड लास्ट पॉइंट लिखें, रेंट एक्सपेंस इज ₹1 million. Rent expense is ₹1 million. Rent expense is ₹1 million. 65% of area, 65% of area is occupied by factory. 65% of area is occupied by factory. Last point लिखिए, sales commission is 0.5%. Sales commission is 0.5%. Required में लिखिए, calculate total production and non-production costs. Calculate total production and non-production costs. कितनी देर में कर लेंगे सवाल? जे 10 मिनट में. चलें करें फिर 10 मिनट में सवाल. जी हाँ बिल्कुल, ज़ाहिरी बात है, वर्किंग के बगैर कैसे ज़बानी करेंगे सवाल, दिल में बुरा समझेंगे. साथ वाले से इज्तनाब कीजिएगा. कल भी आपको बताया था, अगर वो पास हो गया तो आपको बहुत दुख होगा, इसलिए ज़रा उससे छुपा छुपा के रखिएगा.
जी हो गया सवाल? हो गया? चले बाकी से रात कर लें, फिर बोर्ड पे करते हैं। देखो हो गया सवाल? जी कितने लोगों ने कर लिया सवाल बाकी से रात? हाँ जी, कितना टाइम और चाहिए? 6? ठीक है, करें करें, 3 मिनट और लें, 5 मिनट ले लें सर, आप कोई मसला नहीं, सवाल होना चाहिए बस। 11:45 पे सवाल शुरू करेंगे।
जी करें शुरू। ओके जी, सवाल में आपको कुछ डाटा दिया गया है, डिफरेंट तरह की कॉस्ट दी गई हैं और आपको कहा यह गया था कि इसमें से प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने सवाल टोटल बेस पे किया है या पर यूनिट बेस पे किया है? टोटल पे किन लोगों ने किया है और पर यूनिट पे कितने लोगों ने किया है? सवाल में रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ था? कैलकुलेट पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट या टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट? तो अगर टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट लिखा था तो टोटल पे करना था। ओके, तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी कॉस्ट आपके पास पर यूनिट थी आपने उसको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करके टोटल पे लेकर आना था और सवाल में आपको यूनिट्स भी गिवन थे। ओके, चलिए जी शुरू करते हैं। एक भाई साहब बस सवाल पढ़ते जाएं शुरू से। कौन पढ़ देगा? कोई एक पढ़ दे बस। ABC is a manufacturer of high-tech production and their monthly production and sale is 10,000 units. ओके, देयर मंथली प्रोडक्शन एंड सेल्स इज 10,000 यूनिट्स। इस जुमले का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो भी कंपनी है ये प्रोडक्शन कितनी कर रही है? 10,000 और सेल्स कितनी कर रही है? इसका मतलब ये है कि सवाल में ना तो ओपनिंग स्टॉक है और ना ही क्लोजिंग स्टॉक है। कोई फ़ायदा है इस बात का कि नहीं? इस बात का बिल्कुल फ़ायदा है। असल में प्रोडक्शन जो होती है ना ये सेल्स से डिफरेंट भी हो सकती है। अकाउंटिंग में आप लोग क्या करते थे? अकाउंटिंग में आपके पास सेल्स होती थी और आप लेस करते थे कॉस्ट ऑफ सेल्स, यानी जितने यूनिट्स की सेल्स हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स भी उतने यूनिट्स की होंगी। ओके, यहाँ पर ना बात थोड़ी सी मुख्तलिफ हो सकती है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आपके सेल्स के यूनिट्स कुछ और हों लेकिन प्रोडक्शन आपकी कुछ और हो। अब हो सकता है वो सवाल में कह सकता था कि आपकी सेल्स हैं 10,000 यूनिट्स की और आपका क्लोजिंग स्टॉक है 2,000 यूनिट्स का, ऐसा वो सवाल में कह सकता था। इसका मतलब ये है कि अब आपकी प्रोडक्शन होनी थी 20,000, सॉरी 12,000। अब आपकी प्रोडक्शन कितनी होनी थी? 12,000। अब ये सारा डाटा 12,000 के हिसाब से बनना था। ओके, तो इस कैलकुलेशन को कॉस्ट ऑफ सेल के साथ कंफ्यूज नहीं करना। वो अकाउंटिंग है भाई, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, उसका यहाँ पे कोई काम नहीं है। हम यहाँ पे प्रोडक्शन के यूनिट्स देखते हैं वो कितने हैं, दैट्स इट। हमें नहीं पता सेल्स कितनी हुई, हमें नहीं इस बात का पता। हम बस ये हिसाब लगाते हैं कि प्रोडक्शन कितनी हुई और प्रोडक्शन कॉस्ट उतने यूनिट्स की निकलेगी जितने एक्चुअल में प्रोड्यूस हुए। सेल कितने हुए, क्लोजिंग स्टॉक में कितना पड़ा हुआ, इससे हमें कोई गर्ज नहीं है। क्या आपको ये बात समझ आ गई? ओके, तो इस सवाल में बहरहाल ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी। इस सवाल में जो हमारी सेल्स थी वही हमारी प्रोडक्शन थी। इसका मतलब है कि ये सारे का सारा जो डाटा है वो प्रोडक्शन यानी 10,000 यूनिट्स का बनेगा। क्लियर होगी बात? यहाँ तक सब अच्छा है? अब आगे चलें जी। Following data is relevant to high-tech product for recent month ended. ठीक है, आगे चलें। Selling price per unit is 15,000. सेलिंग प्राइस 15,000। इसका फिलहाल तो कोई काम नहीं है, मैं कौन सा प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना रहा हूँ, शायद आगे कहीं काम आ जाए। आगे चलें। Direct material cost per unit is 5,000. डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इज ₹5,000। सबसे पहले तो ये डिसाइड करें ये प्रोडक्शन है या नॉन प्रोडक्शन है। ये प्रोडक्शन कॉस्ट है, इस बात से सब एग्री करते हैं क्योंकि ये कॉस्ट तो फैक्ट्री में लगती है। तो आपने बताया कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितनी लग रही है भाई? 5,000 पर यूनिट। और मेरे पास टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं जी? ये प्रोडक्शन वाले यूनिट्स 10,000, तो इनटू 10,000। चूंकि मैंने सवाल टोटल बेसिस पे करना है इसलिए मुझे साथ ही साथ तमाम 10,000 के साथ मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। ओके, बताइए क्या आंसर आता है? 50 मिलियन। कितने होते हैं 50 मिलियन उर्दू में? 5 लाख, 50 लाख, 50 करोड़, 5 करोड़, 5 करोड़। अच्छा ओके, ठीक है जी, बिल्कुल 5 करोड़ ही होते हैं। यहाँ तक कोई सवाल किसी का? आगे चलिए, अगला जुमला बोले।
Direct labor cost per hour is 3000. डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर आवर। ओके, सबसे पहले बताएं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्रोडक्शन है नॉन प्रोडक्शन है? ये भी प्रोडक्शन कॉस्ट है, तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दी गई है वो पर आवर दी गई है, 1 घंटे में इतने पैसे जो है वो एम्प्लॉय हमसे ले जाता है, लेकिन हम तो यूनिट्स देख रहे हैं, हमें तो कॉस्ट पर यूनिट चाहिए, वो कैसे निकलेगी? अच्छा ज़रा पूरा जुमला दोबारा से दोनों जुमले पढ़िएगा ये लेबर वाले। Direct labor cost per hour is 3000 each. डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर आवर इज ₹3000, 1 घंटे में हम 3000 रुपए उन्हें पे करते हैं। आगे चलें। Unit of product requires 1.5 hours. ओके, 1.5 घंटा लगता है एक प्रोडक्ट को बनाने में। देखिए गौर कीजिएगा, क्या मैंने 10,000 यूनिट्स बनाने हैं? और अगर एक यूनिट को बनाने में 1.5 घंटा लगता है तो क्या 10,000 यूनिट्स को बनाने में इतना टाइम लगेगा? ऐसे ही है, यहां तक सब अच्छा है। और मुझे बताइए कि अब मेरे पास ये नंबर ऑफ आवर्स आ गए, 10,000 यूनिट्स को बनाने के लिए जितने घंटे चाहिए वो निकल आए। अब मेरे पास पर आवर रेट कितना मौजूद है जी? 3000। और अब मैं अगर इसको 3000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मेरे पास आंसर आ जाएगा कि जितने घंटे लगने हैं उतने घंटों की कॉस्ट आ गई? बताइए क्या आंसर आता है? 45 मिलियन। ओके जी, 45 मिलियन। किसी को इसमें कोई इख्तलाफ या कोई इशू? सब अच्छा है? चले जी, नेक्स्ट जुमला पढ़िए। कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? किसी को चेहरे कुछ अजीब अजीब से हो गए? सब अच्छा है, सब ओके है। याद रखिएगा कि लेबर जो कॉस्ट होगी ना, 99.9% केसेस में आपको सवालों में पर आवर ही दी जाएगी और आपको इसी तरीके से उसको यूनिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह जब लेबर का चैप्टर आएगा तो वहां पे इस बात की मजीद प्रैक्टिस हो जाएगी। आगे चलिए प्लीज। Total indirect overhead cost of manufacturing supply is rise 5 lakhs. टोटल इंडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, सॉरी टोटल इंडायरेक्ट ओवरहेड कॉस्ट, क्या ये प्रोडक्शन है या नॉन प्रोडक्शन है? जी बिल्कुल, ये प्रोडक्शन कॉस्ट ही है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग है ना, लिखा हुआ आगे मैन्युफैक्चरिंग सप्लाईज, कि सप्लाईज को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो कितनी है? 5 लाख। ये 5 लाख पर यूनिट है कि उसने टोटल ही दे दिया आपको? उसने आपको टोटल ही दे दिया। इसको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करने ना बैठ जाइएगा। कुछ होंगे क्लास में शाइनिंग स्टार्स, और मैट्रिक में कौन से दुर्गंधा सितारे जिन्होंने की होगी ये हरकत। कोई है क्लास में? जरा साथ वाले की कॉपी पे नजर दौड़ाएं, कोई एक आधा लाजमी निकलेगा, है ना एक आधा? ओके, 5 लाख। कोई इशू यहां तक? आगे चलिए। Salary of security guard is 1 million. सैलरी ऑफ सिक्योरिटी गार्ड इज 1 मिलियन। गार्ड की सैलरी 10 लाख रुपया? अच्छा, तो प्रोडक्शन कॉस्ट नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट? 35% अच्छा, अभी जुमला कंप्लीट नहीं हुआ था, आगे बढ़े। 35% of security is employed in factory. 35% गार्ड्स फैक्ट्री में है, तो हाँ जी, प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन? अच्छा, 35% प्रोडक्शन में जाएंगे और बाकी 65% नॉन प्रोडक्शन में जाएंगे। ये बात आपको पहले से ही पता है, फैक्ट्री की जितनी भी कॉस्ट है वो सारी प्रोडक्शन में जाती है और हेड ऑफिस की जितनी भी कॉस्ट है वो सारी नॉन प्रोडक्शन में जाती है। तो उसने खुद ही बता दिया, आसानी कर दी कि 35% यहां पर है, तो 35% यहां पे शामिल करते हैं जी। सैलरी ऑफ सिक्योरिटी गार्ड टोटल कितनी है जी? 1 मिलियन। और प्रोडक्शन में कितना आएगा जी? 35%, तो 3,50,000 यहां पर आएगा और यहां पर हम लिखेंगे सैलरी ऑफ सिक्योरिटी गार्ड 1 मिलियन और 65% इधर आ जाएगा, यानी कि 6.5 लाख। जी भाई, तो किधर होगी फिर बाकी? अगर 35% फैक्ट्री में है तो बाकी किधर होगी? बताया नहीं है, लेकिन थोड़ी सी अगर हम कॉमन सेंस लगाएं तो किधर होगी फिर? और बिजनेसेस हों? नहीं, ऐसा नहीं होता। बिजनेस एक ही है, कंपनी एक ही है, क्योंकि हम यहाँ बंदा नहीं देख रहे, हम कंपनी देख रहे हैं। ओके, तो ये ऑब्वियस बात है कि अगर एक परसेंटेज उसने फैक्ट्री की दे दी है तो बाकी हेड ऑफिस ही होगी। 2 ही चीज़ें होती हैं, तीसरी कोई चीज़ नहीं होती। ओके, क्या पता यार, अब ये क्या पता करके तो
हाँ बात नहीं बनेगी। तो उसमें गाइड भी नहीं ना किया हुआ। नहीं नहीं, ऑब्वियस बात है, मैंने आपको खुद बताया था शुरू में कि दो ही तरह की कॉस्ट हो सकती है, या फैक्ट्री में लगेगी या हेड ऑफिस में लगेगी। तीसरी तो बात मैंने आपको बताई कोई नहीं। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है कि यही होगी। लेकिन आपके साथ सेशन अच्छा गुजरेगा मेरा, मुझे पता लग गया। ओके, सब अच्छा है, चलें आगे। नेक्स्ट बताइए। Electricity charges are 5 lakhs, 60% are in इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आर 5 lakhs. तो बड़ी सस्ती बिजली होगी इसके लिए। 5 लाख। कुछ बताया हुआ इसने कि फैक्ट्री में 60% फैक्ट्री में, तो 60% प्रोडक्शन बन जाएगी, 40% ऑब्वियस बात है कि नॉन प्रोडक्शन होगी। चलें जी, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कितनी है भाई टोटल? 5 लाख। 5 lakhs. और कितने परसेंट फैक्ट्री में? 60%। कितना बना जी? 3 lakhs. 3 लाख। और बाकी 40 इधर आ जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट 5 लाख का 40%, 2 लाख, Yes, sir. 200,000। कोई सवाल? सब अच्छा है, बताइए आगे। Total depreciation is 5 lakhs. टोटल डेप्रिसिएशन इज 5 lakhs. 5 लाख, 75% of depreciation belong to factory. 75% फैक्ट्री, तो 75 इधर आ जाएगी, 25 इधर आ जाएगी। डेप्रिसिएशन 5 लाख का कितना बनता है जी? 375, Yes, sir. 375,000। और डेप्रिसिएशन 5 लाख का 25%, 1 लाख और 25,000। ठीक है जी। अभी तक कितने लोगों का सवाल बिल्कुल ठीक जा रहा है? माशाल्लाह, ज़बरदस्त। हाँ भाई 10 मिनट वाले भाई, कहाँ गड़बड़ हो गई जी? किधर? यहाँ पे एक जीरो कम लगा दिया था। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं है, ऐसी गलतियां ना किया करें। फिर इस तरह की जब गलती पेपर में होती है ना, तो जब हम पेपर दे के घर आते हैं, पेपर तो बड़ा ज़बरदस्त हुआ था, कमाल हो गई थी। फिर जब रिजल्ट आता है ना, तो फिर हम कहते हैं आई के पास ही नहीं करना चाहता। हालांकि हम खुद भूल जाते हैं कि हमने थोड़ी सी लापरवाही दिखा दी। ओके, तो बहरहाल आगे चलें जी। Rent expense is 1 million. सॉरी, Rent expense रेंट कितना है जी? 1 million. हाँ जी, कितना इधर कितना उधर? 5% of the year. 65% इधर और 35% इधर। ओके, रेंट एक्सपेंस 1 मिलियन आपने बताया, और 65% यहाँ पर कितना बना जी? 6.5 लाख। और बाकी का 35% यहाँ पर 3.5 लाख। कोई सवाल? आगे चलिए। Sales commission is 0.5. सेल्स कमीशन इज 0.5%। सबसे पहले ये बताएं, सेल्स कमीशन प्रोडक्शन है नॉन प्रोडक्शन है? जी नॉन प्रोडक्शन है। सेल्स कमीशन होता क्या है वैसे जी? जो भी शख्स सेल कर रहा होता है चीज़ें, उसको सेल करने पे कुछ ना कुछ कमीशन मिलता है। ठीक होगी बात? तो ये प्योरली नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है, क्योंकि ये बात हमारी ऑलरेडी तय हो चुकी है कि हेड ऑफिस के अंदर हमारे सारी मैनेजमेंट हो रही होती है और सेलिंग वहाँ पर हो रही होती है, फैक्ट्री में सिर्फ प्रोडक्शन हो रही होती है। तो कितना है जी? 0.5% के 0.1%? ओके, सेल्स 0.5% ऑफ व्हाट? ये किसकी परसेंटेज होता है भाई? सेल्स कमीशन मिलेगा कब? जब यूनिट सेल करेंगे। ओके, तो इसका मतलब है कि सेल्स कमीशन का ताल्लुक हमेशा नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड के साथ होगा, इसका ताल्लुक कभी भी नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस के साथ नहीं होगा। तो ये बात जहन में बैठा लीजिए कि काफ़ी सारे सवाल हैं जिसमें सेल्स कमीशन की एडजस्टमेंट आती है, तो वहाँ पर हमेशा जो सेल्स कमीशन की कैलकुलेशन होगी वो सेल्स प्राइस के ऊपर होगी या फिर सेल्स रेवेन्यू के ऊपर होगी। तो हमें चाहिए टोटल सेल्स। तो 10,000 यूनिट्स हमने सेल किए और एक यूनिट की सेल प्राइस है 15,000, तो टोटल सेल्स रेवेन्यू का 0.5% हमें कमीशन के तौर पे पे करना पड़ेगा। क्या आपको ये बात समझ आ गई है? ठीक है, टोटल सेल्स रेवेन्यू का 0.5% हमें कमीशन के तौर पे पे करना पड़ेगा। बताइए क्या आंसर आता है? 7,50,000।
आगे चले, हो गया, कंप्लीट हो गया, टोटल करवा दीजिए भाई। 9717 ये हो गई हमारे पास टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, और इसका टोटल बताएं 30,75,000। 20 लाख का सब अच्छा है जी, कोई सवाल किसी का? क्या चीज नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट में ही तो आई है, सेल्स कमीशन नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट में ही आएगा। नहीं सेलिंग वो तो एक इंफॉर्मेशन थी कि सेल्स प्राइस है, वो तो चीज को सेल करना है तो 15,000 का सेल करना है, उस चीज की अपनी तो कोई अहमियत नहीं है, वो कोई कॉस्ट तो नहीं है हमारे लिए। जो सेलिंग प्राइस उन्होंने बताई वो कोई कॉस्ट तो नहीं है, उसका इस्तेमाल शायद यहां पर था इसलिए वो प्रोवाइड की गई थी। क्लियर होगी बात? ये वैल्यू चेंज आ रही है, जरा देख लें एक दो दफा, और आप लोगों ने टोटल करवाया मुझे। सही है सर, आपने भी 1 0 मिस कर दिया होगा, जरा चेक करें, दोबारा चेक कीजिए, बाकी हजरात भी चेक कर लें। यही है, चेक कर लें एक दफा आंसर। आईफोन 14 प्रो मैक्स, आईफोन 14 प्रो मैक्स, 13 प्रो मैक्स, 12 प्रो मैक्स, 11 प्रो मैक्स, 11 प्रो मैक्स नहीं 11 प्रो है ये, कि प्रो मैक्स है, प्रो मैक्स 11 प्रो मैक्स। अमीर लोग हैं यार इस दुनिया में माशाल्लाह जी। इधर क्या है, किडनी बेची है, ठीक है जी, कोई सवाल किसी का? सब अच्छा है यहाँ तक? एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर मैं आपसे गुजारिश करूं कि मुझे इसमें से बता दें कि कौन सी फिक्स कॉस्ट है कौन सी वेरिएबल कॉस्ट है, तो बता सकते हैं? इन सब में से कौन कौन सी वेरिएबल है कौन कौन सी फिक्स है, बता सकते हैं? यस सर बताएं फिर सब। चले वेरिएबल कॉस्ट बता दें पहले, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट इसके अंदर थोड़ी है। ओके, और ठहर जाए, जाना है कहीं जी। मटेरियल कॉस्ट आप वेरिएबल कह रहे हैं, ये आपने कहा वेरिएबल है, और लेबर कॉस्ट ये भी आपने बोला वेरिएबल है, और ओवरहेड्स भी वेरिएबल है नहीं? अच्छा, और कुछ वेरिएबल नहीं है? इधर देखें, नहीं यूनिट मेथड से नहीं है, और इसके अलावा बस यही दो हैं। सेल्स कमीशन कह रहे हैं वेरिएबल है, 2000 आपने बोला, बाकी जरा सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? तीन कह रहे हैं आप लोग के वेरिएबल है जी, बिल्कुल यही 3 वेरिएबल है इसके अंदर, ठीक है, ये 3 ही वेरिएबल हैं। और आप अगर गौर करें, ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, और ये बाकी क्या है, ये ओवरहेड्स हैं, ये शायद इनडायरेक्ट ओवरहेड्स हैं। जो हमने 3 तरह की कॉस्ट पढ़ी थी उसमें ये इनडायरेक्ट ओवरहेड्स हैं, और याद रखिएगा इनडायरेक्ट ओवरहेड्स ऑलमोस्ट 100% केसेस में ही फिक्स्ड आपको मिलेंगे, ठीक है, ये कभी भी आपको पर यूनिट के हिसाब से सवाल में गिवन नहीं होंगे। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर हमेशा वेरिएबल होगी, जो इनडायरेक्ट ओवरहेड्स हैं वो हमेशा फिक्स्ड होंगे, ठीक होगी बात? यहाँ पर वैसे नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट का जिक्र तो नहीं होता कॉस्टिंग के अंदर, लेकिन अभी चूंकि टॉपिक ऐसा चल रहा था कि आपको ये आइडेंटिफाई करवाना पड़ा, अदरवाइज इनकी तो वैसे ही ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसके अंदर ये जो ऊपर वाली 2 कॉस्ट हैं ये वेरिएबल हैं, और बाकी जो ये कॉस्ट हैं ये सारी की सारी क्या हैं, फिक्स कॉस्ट हैं। थोड़ा बहुत चल ही पड़े आप लोग माशाल्लाह, दुआ है कि एंड तक चलते रहें आप। नवंबर में रिजल्ट आता है ना आप लोगों का, ठीक है, नोट कर लें यहां तक जिन्होंने नोट करना है, फिर हम आगे चलते हैं। एक और आईफोन 14 प्रो मैक्स बाहर आया जी, अमीर बंदे हैं भाई माशाल्लाह, अमीर क्लास है भाई, अमीर लोग हैं। कॉम्प्लेक्स फील हो रहा है मुझे, हमारा टूटा हुआ मोबाइल है भाई जे, यार ये देख टूटा हुआ, ये देख, यहाँ से भी टूटा हुआ सारा, ये भी टूटा हुआ सारा। चलें जी, नोट कर लिया आप लोगों ने?
हेडिंग बनाइए स्प्लिटिंग दी सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ये मिटा दूं अगर आप लोगों ने नोट कर लिया तो। ये चला दें यार, ये वाला पहले वाला। जी हो गया नोट यार? कर लें, जल्दी नोट कर लें। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी सेमी वेरिएबल कॉस्ट को स्प्लिट करना। जब आपको सेमी वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन लिखवाई गई थी तो उसके साथ एक पॉइंट ये भी लिखवाया गया था कि कॉस्टिंग उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक आप सेमी वेरिएबल कॉस्ट को स्प्लिट ना कर दें। तो अब इसको स्प्लिट किस तरीके से किया जाए, इसके दो मेथड्स हैं जो कि हम देखेंगे। पहला मेथड है जी हाई लो मेथड और दूसरा मेथड है जी लीस्ट स्क्वायर मेथड, और इसको लीनियर रिग्रेशन मेथड भी बोलते हैं। कुछ क्यूएम याद आएगी आपको, और क्यूएम में तो माशाल्लाह आप लोग शहजादे थे कैलकुलेटर्स में। यहाँ पे ज़रा कैलकुलेटर्स नहीं चलेंगे, यहाँ पे फार्मूलाज चलेंगे और पूरी वर्किंग शो करनी पड़ेगी। यहाँ पे थोड़ी सी ख्वारी करनी पड़ेगी। ओके, तो लिखिए ये दोनों नाम, इसके बाद हम हाई लो मेथड से शुरू करते हैं। एग्जाम्पशन मिलती है पीआरसी में? कौन कौन सा सब्जेक्ट की मिलती है? अकाउंटिंग की मिल जाती है, और क्यूएम की मिलती है? क्यूएम की नहीं मिलती। अगर आपने एफएससी में मैथ स्टैट पढ़ा हुआ है जनरल साइंस में तो नहीं मिलेगी? उसकी क्या वजह? मिल जाती है वैसे मेरे ख्याल में। इकोनॉमिक्स की मिलती है एग्जाम्पशन? इकोनॉमिक्स की भी नहीं मिलती। नहीं यार, वैसे अगर आपने एफएससी में सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हुए, अकाउंटिंग पढ़ने पे अगर आपको अकाउंटिंग की एग्जाम्पशन मिल जाती है तो इकोनॉमिक्स की क्यों नहीं मिलती? इकोनॉमिक्स की मिल जाती है और क्यूएम की भी मिल जाती है अगर आपने मैथ और स्टैट पढ़ा हुआ है। अच्छा, आप लोग तो कोविड वाले हैं, 1100 में से 1100 वाले हैं। उससे अगले वो आपसे सीनियर थे, 1100 वाले। आप जूनियर हैं। आप कितने वाले हैं? 1099 वाले। आपने दोनों साल पेपर दिए और पूरे पूरे पेपर दिए? फर्स्ट ईयर में देखा जब है तो आप भी कोविड वाले, और सेकंड ईयर में आपने पूरे पेपर दिए। तो आप लोगों को कितने कितने नंबर आए हैं? जो 3 पेपर नहीं दिए उसमें, वो जितने सेकंड ईयर में आए हैं उतने ही फर्स्ट ईयर में दे दिए उन्होंने। ये क्या बात हुई? अगर साइंस में आपके 100 में से 80 हैं तो फिर अंग्रेजी में कितने होंगे? 100 में से 100 लगे हुए हैं। कितने कितने नंबर हैं आप लोगों के 1100 में से? किसी के 1000 से ऊपर है? अस्तगफिरुल्लाह। ये देखो 1020 से ऊपर कितने वाले हैं? 1030, 40 से ऊपर कितने हैं? 1066। तुम्हें शर्म नहीं है इतना नंबर लेके? 1066, 1066 से ऊपर है किसी के? अब होता रहा शर्मिंदा पूरा सेशन, इतने नंबर लेके बैठा है क्लास में। वैसे इंसानियत खत्म हो गई है दोस्त, मेरे जैसे 2-3 पास हो जाते हैं 1066 में। चलें जी, हेडिंग बनाइए हाई लो मेथड। क्या करेगा मेरा भाई इतना पढ़ के? है क्या करेगा एफएससी में इतना पढ़ के? कोविड वाले नंबर हैं, भाई ने सब कुछ कोविड पे डाल दिया कि नहीं सर मैं तो नहीं पढ़ता, ये तो कोविड का कसूर है। अच्छा चले आगे चले, हेडिंग बनाइए हाई लो मेथड।
लिखें जी इसकी डेफिनेशन, डेफिनेशन लिखिए हाइलो मेथड की। अच्छा वैसे ही मैं मजाक कर रहा था, पढ़ा करें, अच्छी बात होती है। पता लगे इतना आपने वो कार्ड निकल। इट्स द मोस्ट सिंपलेस्ट मेथड इन कॉस्टिंग सिस्टम, इट्स द मोस्ट सिंपलेस्ट मेथड in the costing system. In this method we will base our calculations, in this method we will base our calculations by looking at highest and lowest values of, by looking at highest and lowest values of, नंबर 1 लिखें नेक्स्ट लाइन में लेवल ऑफ एक्टिविटी, लेवल ऑफ एक्टिविटी, और नंबर 2 पे लिखें टोटल कॉस्ट अगेंस्ट, total cost against these level of activities. Total cost against these level of activities. ले जी ये डाटा आपके सामने है, नोट बाद में कर लीजिएगा। ये डाटा आपको दिया जाएगा सवाल के अंदर, और अगेन आपको नहीं पता कि ये फिक्स कॉस्ट है या वेरिएबल कॉस्ट है। आप सबसे पहले वही वाले टेस्ट लगाकर देखेंगे कि ये वेरिएबल है कि फिक्स्ड है। सबसे पहले हम ये एज्यूम करते हैं कि ये वेरिएबल कॉस्ट है। अगर ये वेरिएबल कॉस्ट है तो लेवल ऑफ एक्टिविटी के चेंज होने से ये चेंज होनी चाहिए। क्या ये हो रही है? बिल्कुल। आप देखें लेवल ऑफ एक्टिविटी के चेंज होने से ये कॉस्ट चेंज हो रही है। पहली बात तो पूरी हो गई। दूसरी बात क्या थी? पर यूनिट पे कांस्टेंट होनी चाहिए। तो आप 234 को डिवाइड करें 18,000 से और मुझे बताएं आंसर क्या आता है? 13, एग्जैक्ट 13। 282 को 22 पे डिवाइड करें 12.82। 378 को डिवाइड करें 30 पे 12.6। 114 को डिवाइड करें 18 पे 8 पे सॉरी 198 को 15 पे करें और लास्ट वाला मैंने आपके सामने 6 की 6 कैलकुलेशंस कर ली हैं, लेकिन आपको दूसरी में पता लग जाएगा कि कहानी खत्म हो गई। सारा करने की जरूरत नहीं है, मैंने वैसे कर दिया है, ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। बस दूसरे वाले ये अगर डिफरेंट आ गया ना तो डिसीजन वहीं पर हो गया कि ये तो पर यूनिट पे कांस्टेंट ही नहीं है, इसका मतलब है ये वेरिएबल कॉस्ट तो नहीं है। ठीक है, टोटल पे बेशक चेंज हो रहा है लेकिन पर यूनिट पे कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब है ये वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। अब एज्यूम करते हैं ये फिक्स कॉस्ट है। क्या खसूसियत थी जी? लेवल ऑफ एक्टिविटी के चेंज होने से टोटल बेस पे कांस्टेंट रहती है। क्या ये कांस्टेंट है? इसका मतलब है ये फिक्स भी नहीं है। तो फिर क्या कंक्लूजन हुआ? ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है।
तो अगर ये डिसाइड हो गया कि ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है तो उसके बाद आपको पेपर में इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। अब स्प्लिट करने का एक तरीका मैंने आपको बता दिया, हाइलो मेथड, और इसकी डेफिनेशन अगर आप पढ़ दें एक दफ़ा प्लीज़। बस आगे चलें, सेकंड लाइन से पढ़ें। In this method, we will base our calculation by looking at highest and lowest values. We will base our calculations by looking at highest and lowest values. हमें सबसे ज़्यादा वाली और सबसे कम वाली वैल्यू को यहां से निकालना है। सवाल मेरा आपसे ये है, मुझे ये बता दें, कॉस्ट इनकर होगी तो लेवल ऑफ एक्टिविटी होगी या लेवल ऑफ एक्टिविटी डिसाइड करेगी कि कॉस्ट कितनी है? लेवल ऑफ एक्टिविटी डिसाइड करेगी कि कॉस्ट कितनी है। इसका मतलब है मैं कह सकता हूं कि लेवल ऑफ एक्टिविटी इज सम इंडिपेंडेंट वेरिएबल और टोटल कॉस्ट इज डिपेंडेंट। इस बात में किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है। याद रखिएगा, हाइलो मेथड में हमने हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को देखना होगा। ठीक होगी बात? जब आप आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये वाला है तो फिर उसकी हाईएस्ट और उसकी लोएस्ट वैल्यूज को आइडेंटिफाई करें। मुझे बताइए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये हमेशा लेवल ऑफ एक्टिविटी ही होगा, तो आपको इसको इतना ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि पेपर में आपको पता नहीं क्या क्या दे देगा। वो आपको प्रोडक्शन ही देगा। हमेशा सवालों में यही चीज़ होती है और यही इंडिपेंडेंट होती है। ओके, अब इसकी हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है? 30,000। हमें देखना है 30,000। और इसकी लोएस्ट वैल्यू कौन सी है? 8,000। तो आपने इसकी एक हाईएस्ट और एक लोएस्ट वैल्यू को उठा लेना। साथ दूसरी चीज क्या देखनी है? टोटल कॉस्ट अगेंस्ट। अब इन लेवल ऑफ एक्टिविटीज के साथ जो कॉस्ट है ना, उसको भी उठा लें। तो आपने हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यूज को उठा लिया। क्लियर होगी बात? ओके। जब आप ये काम कर चुके हैं तो उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने का फॉर्मूला है। इसको किसी और तरीके से भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, वो मैं आपको बाद में बता देता हूं। अभी मैंने बिल्कुल सिंपल अल्फाज में लिखा है कि आपको बात समझ आ जाए। हाईएस्ट वैल्यू की बात हो रही है रुपीस के अंदर। ये क्वांटिटी है, ये रुपीस है, तो क्या इसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है? रुपीस की बात हो रही है। हाईएस्ट वैल्यू रुपीस में है 3,78,000, तो आप यहां पर पुट करें 3,78,000। लोएस्ट वैल्यू रुपीस में कौन सी है? 114,000। हाईएस्ट वैल्यू क्वांटिटी में कितनी है जी? 30,000। और लोएस्ट वैल्यू क्वांटिटी में कितनी है जी? 8,000। इस पूरी इक्वेशन को या फैक्टर को जरा मुझे सॉल्व कर दें प्लीज जी। 12, तो ₹12 पर यूनिट लें जी। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास आ गई जी 12 पर यूनिट। क्या आपको ये बात समझ आ गई? ओके। अब यहां से मुझे फिक्स कॉस्ट भी निकालनी है। फिक्स कॉस्ट निकालने का तरीका ये होता है कि टोटल कॉस्ट के अंदर शामिल होगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट। इसीलिए तो सेमी वेरिएबल है, क्योंकि दोनों है इसके अंदर। जो दो मैंने सेलेक्ट की हुई ऑप्शंस, इसमें से कोई एक उठा लें। हम 30,000 वाली ऑप्शन उठा लेते हैं। टोटल कॉस्ट कितनी है? 378। टोटल कॉस्ट के नीचे लिखें 378। अब इसके अंदर कुछ वेरिएबल है, कुछ फिक्स्ड है, मुझे नहीं पता कितना है, लेकिन इतनी बात मुझे पता लग गई कि पर यूनिट 12 है। ऐसे ही है। 378 पे क्या 30,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं? तो इसका मतलब है कि अगर 30,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 12। और फिक्स कॉस्ट तो मुझे अभी निकालनी है। क्या ये बात दुरुस्त है? ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं। 378 इज इक्वल टू 360,000 और यहां से अगर हम फिक्स कॉस्ट निकालना चाहें तो ये बनेगी 18,000। तो सर हमारा मसला हल हो गया
कि ये जो हमारे पास 378 की कॉस्ट है, इसके अंदर 18,000 फिक्स कॉस्ट है और 3,60,000 वेरिएबल कॉस्ट है। नहीं यकीन आता, हम दूसरे वाली ऑप्शन भी सेलेक्ट कर लेते हैं, 8,000 वाली, उस पर ये काम करके देखते हैं। तो उस देखेंगे तो टोटल कॉस्ट है जी 1,14,000, लेवल ऑफ एक्टिविटी है जी 8,000 और 12,000 हमारे पास पर यूनिट है, प्लस फिक्स कॉस्ट हमें नहीं पता। सॉल्व करते हैं इसको। 1,14,000 इज इक्वल टू 96,000 प्लस एक्स, और अगर फिक्स कॉस्ट निकालें तो देखें वही आपका सेम आंसर आ रहा है 18,000। तो दोनों में से कोई भी आप फैक्टर उठा के देख लें, उसमें आप वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू इस इक्वेशन के तहत पुट करेंगे तो आपके पास फिक्स कॉस्ट आ जाएगी, जो कि दोनों सूरतों में सेम होगी और हमारा मसला हल हो गया। ठीक होगी बात? क्या आपको ये बात समझ आ गई? ये जो मैंने आपके सामने लिखा है ना, इसका जरा ये मैंने जरा ना बिल्कुल बेसिक सी जबान में लिख दिया है ताकि आपको समझ आए, लेकिन जरा जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, जो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, वो इसको ऐसे लिखते हैं, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स या चेंज इन क्वांटिटी, वो इसको ऐसे लिखते हैं। तो बहरहाल वो चेंज यही चेंज है कि ये चेंज ही हो रहा है ना, डिफरेंशियल चेंज ही होता है। तो बहरहाल ये आसान बात है, ठीक है। पेपर में चेंज या फॉर्मूला लिखने के नंबर आपको नहीं मिलने, इसके अंदर जो आपने वैल्यूज पुट करनी है ना, उसके नंबर आपको मिलने। तो इससे फर्क नहीं पड़ता, वो आपको किताबों में मिलेगा, ये आपको बस यहीं पे मिलेगा, क्योंकि एक बड़ी आसान सी बेसिक सी बात है, ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक होगी बात? हाई लो मेथड में किसी का कोई सवाल? हाई लो मेथड में किसी का कोई सवाल? इसको जल्दी से नोट करें, फिर हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखते हैं और क्लास खत्म करते हैं। कल इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट चैप्टर के हैंडआउट्स दे दिए जाएंगे, और उम्मीद है कि कल इंशाल्लाह हम अपना जो पहला चैप्टर है, ये तो बेसिक्स है ना, पहला चैप्टर है, उसका आगाज़ भी कर देंगे। ओके, हाँ भाई, सब अच्छा है, परेशान तो नहीं हो? पक्की बात है? ओके। पेपर में ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन के अंदर वो आपको नहीं बताता कि ये कॉस्ट कौन से वाली है, ठीक है। ये आपको खुद सोचना होता है कि इसने जो कॉस्ट मुझे दी हुई है ये कौन सी है। ओके, उसने बस इस तरह से डाटा आपको दिया होगा कि टोटल कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड इज एज फॉलोज। उसने 2 महीनों की कॉस्ट दे दी होगी, 2 आपको लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ दे दी होंगे, 2 उसने कॉस्ट दे दी होगी, बस वो खामोश हो जाएगा। ये अब आपने खुद सोचना है कि यार अगर इसने मुझे इस तरह से डाटा दिया हुआ है तो ये चाह क्या रहा है। ओके, तो इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा पास्ट पेपर में मौजूद हैं। इंशाल्लाह जब वो आएंगे ना तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से टैकल करना है। हो गया जी नोट? नो सर, जल्दी करें प्लीज़।
हेडिंग बनाइए एडवांटेजेस ऑफ हाइलो मेथड। एडवांटेजेस ऑफ हाइलो मेथड लिखें जी। पहला एडवांटेज सिंपल टू कैलकुलेट, सिंपल टू कैलकुलेट। दूसरा एडवांटेज लिखिए इजी टू अंडरस्टैंड। और तीसरा एडवांटेज लिखें जी नो टेक्निकल थ्योरी इज रिक्वायर्ड, नो टेक्निकल थ्योरी इज रिक्वायर्ड for high-low method calculation, for high-low method calculation। हेडिंग बनेगी डिसएडवांटेजेस ऑफ हाई-लो मेथड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज है, ध्यान से लिख लें फिर सुनिएगा। होल पॉपुलेशन इज नॉट कंसिडर्ड, होल पॉपुलेशन इज नॉट कंसिडर्ड only high and low values are considered, whole population is not considered, only high and low values are considered, which may result in नॉन ऑब्जर्वेंस। नॉन ऑब्जर्वेंस का पता ना आपको, लिख लें फिर बताता हूँ। नॉन ऑब्जर्वेंस, ऑब्जर्वेशन से निकला ऑब्जर्वेंस, विच में रिजल्ट इन नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ आंसर, नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ आंसर बाय रिमेनिंग पॉपुलेशन, which may result in non-observance of answer by remaining population। जी डिसएडवांटेजेस तो बिल्कुल सिंपल है, मेरे ख्याल में बताने की जरूरत नहीं है। डिसएडवांटेजेस सर हमने सिर्फ हाई और लो वैल्यू कंसिडर किया है और उसी की बेस पे अपना फैसला सुना दिया है, तो ये जो बाकी चार बची हैं इनका क्या कसूर है? ओके अब माइट बी पॉसिबल कि मैंने जो अपनी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाली है वो तो बस इन दोनों में पुट किया ना। अगर मैं यहां 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 इन चारों में पुट करके देखूं तो मुझे नहीं पता आंसर सेम आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि मैंने तो अपने फॉर्मूला में बाकियों को तो कंसिडर ही नहीं किया। तो हो सकता है कि मेरा आंसर 12 पर यूनिट ना होता, 12 पॉइंट समथिंग होता अगर मैं बाकी वैल्यूज को भी उठा लेता। ठीक होगी बात? तो चूंकि मैंने बाकियों को कंसिडर नहीं किया, सिर्फ इन दो को कंसिडर किया है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। हो सकता है कि बाकी पॉपुलेशन पे ये आंसर ना आता हो। तो आप करके देख लें, मुझे नहीं पता ये आंसर आता है कि नहीं आता। आप अगर 12 को मल्टीप्लाई करें 18,000 से और माइनस कर दें 234 से, देखें 18,000 आता है। आप मल्टीप्लाई करें 22,000 को 12 से और माइनस कर दें 282 से, देखें 18,000 आता है। तो हो सकता है कुछ केसेस में आ जाए, कुछ केसेस में ना आए। तो चूंकि हमने कंसिडर ही नहीं किया उनको, तो आंसर पे वो ऑब्जर्व ना करें, हम इस पे कुछ नहीं कह सकते। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। और इसी डिसएडवांटेज की वजह से दूसरा मेथड आया है लीस्ट स्क्वायर मेथड, जिसमें हम पूरी पॉपुलेशन को कंसिडर करेंगे। तो आप लोगों ने वो पीआरसी में पढ़ा ही होगा लीस्ट स्क्वायर, वो जो अजीब अजीब से फॉर्मूलाज बनते हैं, लेकिन आप लोग तो कैलकुलेटर पे आई थिंक करते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कैलकुलेटर पे नहीं, यहाँ पर आपको बोर्ड पे, सॉरी कॉपियों पे पूरा करवाया जाएगा, आपसे पूरी कैलकुलेशन करवाई जाएगी, मुकम्मल तौर पे आपको ख्वार किया जाएगा। ठीक होगी बात? यहाँ तक किसी का कोई सवाल? कोई सवाल नहीं? ठीक है जी, अब आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।